नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। आप हमें पता है कि आपके एग्जाम है, थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल क्रिएट हो रहा होगा, लेकिन दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें यकीन है कि आपने 12 महीने पढ़ाई की होगी और आपने यदि पढ़ाई की है तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। बिल्कुल आप एग्जाम देकर आओ, आपके एग्जाम बहुत अच्छे होंगे। वैसे ही 12th प्लस आपके साथ बना हुआ है, आप 12th प्लस के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को ऑन रखो। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं, ये एग्जाम 1 महीने तक चलने वाला है। वैसे आगे भी आपके एग्जाम आएंगे। आगे आपका जो कोर्स है ऐप के ऊपर अवेलेबल है ही, प्लस यूट्यूब के ऊपर यदि हम कुछ डालते हैं तो आपके पास में टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहे, इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लो। अब बात आती है कि आज हम कौन सा पेपर करवा रहे हैं। आपका पर डे अब 1, 2 से 3 पेपर डालने की कोशिश करते हैं। क्लासेस लगती है, उसके साथ साथ में जितना टाइम मैनेज होता है उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम से पहले पहले हमारी कोशिश रहेगी दोस्तों कि हम आपके सारे पेपर का सॉल्यूशन करवा दें। अब बात आती है कि आज हम कौन सा पेपर लेकर आए हैं। तो दोस्तों आज आपका बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का इनऑर्गेनिक का पेपर है 2022 वाला। इस पेपर को सॉल्यूशन करवाने के लिए काफी सारे मैसेज भी थे, तो हम इस पेपर को आज आपका सॉल्व करवा देते हैं। आज पार्ट ए करेंगे, कल आपका पार्ट बी भी इसका लेके आ जाएंगे दोस्तों। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। इसके पहले क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। 24 नंबर और 72 नंबर जो एटॉमिक नंबर है उसका क्या लिखना है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या है लिखना है। तो 24 नंबर पे कौन सा आता है, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि 24 पर क्या आएगा दोस्तों। तो क्या आता है आपका क्रोमियम आता है दोस्तों। क्या आता है आपका क्रोमियम आता है। और 72 नंबर पर आपका क्या आएगा, आपका आएगा हॉफनियम, HF। क्या आएगा दोस्तों आपका हॉफनियम। अच्छा इसको मैं दिखा देता हूं और मैं पीरियोडिक टेबल आपके सामने लेके आ जाता हूं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि इससे रिलेटेड और कोई भी किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो आप उसको आसानी से लिख सको, आप उसको आसानी से बता सको। इसलिए आपके सामने इस पीरियोडिक टेबल को लेके आ गया हूं। अब बात आती है ये वाली कौन सी सीरीज है दोस्तों। ये आपकी है 3D। कौन सी है दोस्तों आपकी, ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है और 6D। हम बोलते हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। तो दोस्तों आपके जो 3D सीरीज है इसमें से किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वो आपका पूछा जाएगा क्रोमियम और कॉपर का। किसका पूछा जाएगा दोस्तों, क्रोमियम और कॉपर का। ऐसा क्यों, क्योंकि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा भिन्न होता है हमेशा उसका ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जामिनर आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा जिसमें उनको लगता है कि नहीं ये थोड़े बहुत यहां पर इनकी क्या है याद रखने वाली बात है। तो दोस्तों क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को कहां लिखना है, 24 नंबर पे लिखना है। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक तरीका क्या होता है कि उससे जस्ट पहले कौन सी अक्रिय गैस आ रही है उसको लिख देते हैं। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पहले अक्रिय गैस को लिख दिया। अब उसके बाद में क्या आएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके जस्ट बाद में क्या आएगा, तो उसके जस्ट बाद में जो आपका आ रहा है, यानी अभी मैंने आपको बताया ये वाली कौन सी सीरीज है, 3D सीरीज है, तो हम लिखेंगे 3D। आई बस में इस 3D के बाद में अब यहां पर 3D आया तो क्या भी आएगा, डी के बाद में कौन आता है, एस आता है। क्योंकि आपको पता है डी इलेक्ट्रॉनों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं N-1D NS। क्या लिखते हैं, N-1D और NS। तो N- यानी यहां पर 3 है तो S कौन सा होगा, 4 का होगा। अब बात आती है यहां पर आपको 20 क्या करने हैं, आपको 24 कंप्लीट करने हैं। तो आपको पता है वैसे कि आपका 24 कंप्लीट करने के पहले अक्रिय गैस है, ये कहां पर आती है, 18 नंबर पे आ जाती है। तो उसके बाद में यहां पर 4S2 कर दूं मैं और यहां पर आपका क्या कर दूं, 4 कर दूं, तो क्या ये हो जाएगा 24। अब ये 18 और 2 क्या हो गए, 20 हो गए। 18 और 2 क्या हो गए, 20 हो गए। 20 और 4 24 हो गए। लेकिन दोस्तों ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, होना ऐसा चाहिए था। क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस प्रकार का होना चाहिए था, लेकिन वो दोस्तों इस प्रकार का न होकर के कैसा होगा आपका होगा 3D5 4S1। क्या होता है दोस्तों आपका 3D5 4S1। ये भिन्नता होती है, होना इस प्रकार का चाहिए था, हो ये रहा है, इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन बना है, इसीलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब बात आती है ऐसा क्यों होता है, अब बात आती है ऐसा क्यों होता है। तो इस बात को समझने के लिए आपने, मुझे इतना यकीन है अभी एग्जाम चल रहे हैं तो आपने पढ़ाई की होगी, एक रूल के बारे में आप जानते होंगे और वो है अर्धपूरित और पूर्ण पूरित। अर्धपूरित यानी हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक नियम के तहत हम क्या पढ़ते हैं कि जो अर्धपूरित या फिर पूर्ण पूरित यानी हाफ फील्ड या फुल फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है दोस्तों, वो सबसे ज्यादा स्टेबल
स्टेबल होता है या हम बोलेंगे सबसे ज्यादा स्थायी होता है। अब जैसे ही यहां पर क्या था, यहां आपके डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे, 4। डी के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 2 3 और 4। अब एक ये खाली रह रहा है और इसके अंदर क्या है, डी के बाद में क्या है 4s है, तो 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये 4s वाला है ये तो फुल फिल्ड हो गया, ये कैसा था, इसका मैं देख रहा हूं, इस चीज का मैं देख रहा हूं, तो इस चीज का देख रहा हूं तो 4s के अंदर तो फुल हो गया, लेकिन 3d के अंदर एक खाली रह रहा था। अब क्या हुआ, थोड़ा सा सेंजेस में यदि कर दूं तो 4s के अंदर एक रह जाएगा और यहां पर क्या आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां वाला उठ के किस में आ गया, 5d के अंदर आ गया, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फिल्ड हो गया या अर्धपूरित हो गया, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, अर्धपूरित हो गया। तो जो अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है या फिर पूरी तरीके से फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है दोस्तों, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसी के बाद इसी की वजह से क्या होता है, आपका क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d4 5s2 न होकर के 3d5 4s1 हो जाता है। आई बात समझ में दोस्तों? तो इसको आप जनरली क्या लिखोगे, एक अक्रिय धातु अक्रिय गैस लिख दी, उसके बाद में लिखोगे आप 3d, उसके बाद में आप लिखोगे 3d5 4s1, क्या लिखोगे 3d5 4s1, ठीक है। उसके बाद में कौन सा है, 72 नंबर, कौन सा है आपका 72 नंबर, क्या आ रहा है आपका हाफमियम, क्या आ रहा है दोस्तों आपका हाफमियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले हम क्या देखेंगे, उससे जस्ट पहले अक्रिय धातु कौन सी आ रही है, ये हाफमियम से जस्ट पहले कौन सी आ रही है, जीनोन आ रही है, क्या आ रही है दोस्तों आपकी जीनोन, तो हम अक्रिय धातु क्या लिख देंगे, जीनोन। अब बात आती है ये वाली कौन सी सीरीज थी दोस्तों, 3d, ये कौन सी 4d, ये कौन सी 5d, तो दोस्तों d वाला कक्षक कौन सा आएगा 5d, कौन सा आएगा दोस्तों आपका 5d, तो 5d है तो s कौन सा होगा 6s, कौन सा होगा 6s। अब बात आती है क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए आपको पता है कि जीनोन के बाद में हमें क्या क्या लिखना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो किसके लिखने हैं हमें, 2 इलेक्ट्रॉन तो हमें किसके लिखने हैं, s ऑर्बिटल के लिखने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के लिख दिए। अब क्या है इसके अंदर हमें क्या लिखना है कि हाफमियम है तो d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, तो ये 1 और ये 2, d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लिखने हैं दोस्तों, कि 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। क्या ये हाफमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बिल्कुल नहीं। अब यहां पर कौन सी बात ध्यान रखनी है कि यहां पर आपने d लिख दिया है, s लिख दिया, लेकिन आप इस सीरीज को देखो, ये लेंथेनम के बाद में, ये लेंथेनम कहां है, यहां पर है। अब लेंथेनम से दोबारा हाफमियम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके बीच में f ऑर्बिटल को क्या किया जाएगा दोस्तों, फुल फिल्ड किया जाएगा। किसको किया जाएगा, f ऑर्बिटल को भरा जाएगा। अब ये कौन सा है, ये कौन से लेंथेनाइड है। अब यहां पर आपका हाफमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने से पहले आपको f ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो भरने पड़ेंगे। अब यहां पर आपका f ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे दोस्तों, 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहां पर आपका 5d2 6s2। अब बात आती है कि जो लेंथेनाइड होते हैं उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसमें क्या करते थे, n-2f, क्या लिखते हैं n-2f, तो इसमें से एक और कम करो, क्या लिख दो 4f40, क्या लिखोगे 4s40। तो ये इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन किसका हो जाएगा, आपका हाफमियम का। हाफमियम का क्यों पूछा, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि आप लेंथेनाइड का लिखते हो या नहीं। और यहां पर आपका क्रोमियम का क्यों पूछा, क्योंकि उनको पता, वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आपको अर्धपूरित या फिर पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसके बारे में, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में आपको पता है या नहीं, इस चीज को देखने के लिए। अब मैंने आपको एक और बात बोली थी कि 3D के अंदर से यदि और कोई रिपीटेड क्वेश्चन आता है बार बार, या फिर जिसके आने की प्रोबेबिलिटी है, तो वो और किसका आएगा, आपका कॉपर का आएगा। इसमें भी आपका वही होगा, इसमें पूर्णपूरित और अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा, और उसमें भी जो होना चाहिए था एक 4s का इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, 3D के अंदर आ जाएगा। आई बात समझ दोस्तों। वैसे ही अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात आती है क्यूप्रिक सॉल्ट और क्यूप्रस सॉल्ट, इन दोनों की जो कलर प्रॉपर्टी है इसके अंदर बात करनी है। अब बात आती है कलर आता क्यों है। अब बात आता है, इसने क्या बोलता है, क्यूप्रिक लवण रंगीन होते हैं और क्यूप्रस लवण रंगहीन होते हैं, ऐसा क्यों। तो दोस्तों जो रंग होता है या जो कलर प्रॉपर्टी होती है वो किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करती है, ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो इस बारे में जान दो कि जिस किसी भी के अंदर, जिस किसी भी एलिमेंट के अंदर, जिस किसी भी अणु के अंदर यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या फिर
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि उपस्थित है, यानी क्या होना चाहिए आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि किसी में उपस्थित है, तो दोस्तों वह रंग प्रदर्शित करेगा, यानी वो रंगीन होगा या फिर कलर्ड होगा। क्या होगा दोस्तों, जिस किसी में आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर्ड होगा, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होगा या जिस किसी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा वो कैसे होंगे, आपके रंगहीन होंगे। तो आपका जो क्यूप्रिक अम्ल होता है या क्यूप्रिक सॉल्ट होता है, इसमें कॉपर 2+ के फॉर्म में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, कॉपर 2+ के फॉर्म में पाया जाता है। और क्यूप्रस में जो होता है आपका दोस्तों कॉपर +1 के फॉर्म में पाया जाता है। क्या होता है, यहां पर +2 की फॉर्म में पाया जाता है, यहां पर +1 की फॉर्म में पाया जाता है। तो जब +2 की फॉर्म में पाया जाएगा तो इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, यानी इसके अंदर आपके डी के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3d9 होंगे, क्योंकि ये कॉपर किस में आता है, 3d सीरीज में आता है। लेकिन कॉपर 1+ के अंदर आपका क्या हो जाएगा, कॉपर 1+, कौन सा, क्यूप्रस सॉल्ट के अंदर आपका क्या हो जाएगा, 3d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी जो आपका 3d जो होगा वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस प्रकार से आपके सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फुलफिल्ड होंगे। और ये सारे युग्मित है या फिर पेयर्ड है, तो ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड है, तो कैसा होगा, रंगहीन होगा। लेकिन इसमें 3d9 है, तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें ये वाला एक इलेक्ट्रॉन कैसा रह जाएगा दोस्तों, अयुग्मित रह जाएगा या फिर अनपेयर्ड रह जाएगा। इसी की वजह से ये कैसा होता है दोस्तों, आपका कलर्ड होता है या फिर रंगहीन होता है। दूसरा कारण आप लिखोगे, मोस्टली आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक कारण बहुत है, एक रीजन बहुत है कि इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा कि इसके अंदर डी किसकी, कौन से इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होता है, तो कैसा हो जाता है, यहां पर ये रंगहीन हो जाता है। लेकिन इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये कैसा होता है, रंगीन होता है या फिर कलर्ड होता है। दूसरा आप देखोगे, इसके अंदर ये जो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जब इसका विपाटन हो जाएगा, जब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है और विपाटन हो जाने के बाद में इसमें dd ट्रांजिशन पाया जाता है। क्या होता है, इसमें dd संक्रमण पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर आता है। लेकिन इसमें जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा नहीं तो विपाटन भी हो जाएगा, उसके बाद में भी किसी भी प्रकार का dd ट्रांजिशन या dd संक्रमण नहीं पाया जाता है। इसकी वजह से भी इसकी क्या होता है, रंग वाली प्रॉपर्टी जो होती है या कलर प्रॉपर्टी जो होती है वो नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा ठीक है, आपको एक संकुल दिया गया है, उस संकुल यानी एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है आपको, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको क्या पूछा है कि उसके अंदर जो मेटल है, उसके अंदर जो धातु है, उसके ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात आते हैं सबसे पहले, हालांकि आपके एग्जाम में आपने पढ़ लिया होगा, फिर भी आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका जो कॉम्प्लेक्स होता है या फिर जो संकुल होता है दोस्तों, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो ये संकुल के अंदर ये क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम या फिर केंद्रीय धातु आयन। क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु आयन है। इसी की हमें क्या पूछी है, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीकरण अवस्था पूछी है। दोबारा ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है आपका लिगेंड। क्या हो जाता है दोस्तों, आपका लिगेंड आता है। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से पहले अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स जो बड़े वाले कोष्ठक में बना हुआ है, इसके ऊपर कितना सार जाएगा इसकी कंपैरिजन देखते हैं। तो इसके ऊपर ये नहीं, हम इस के को हटाएंगे तब कैसे आपके इसके ऊपर कितना सार आ जाएगा, आपका IrC2O4 का होल थ्राइज। अब ये K+1 के फॉर्म में होता है तो 3 है, तो यहां पर कितना सार रहेगा, -3। अब अपने को निकालनी किसकी है, सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम की निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे, X × C2O4, इसकी खुद के ऊपर कितना चार्ज होगा या इसकी खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -2, और ये टोटल कितने हैं, 3 = -3। आई बात समझ, जब ये
इंटू कितने करने हैं आपको, -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -3। तो अब इसकी x की वैल्यू जो होगी दोस्तों आपकी कितनी आ जाएगी, प्लस की कितनी आ जाएगी आपके 3 आ जाएगी। तो IR के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, या फिर IR की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, प्लस की 3। ऐसे किसी भी कंपाउंड के बारे में पूछा है तो आपको यह पता होना चाहिए कि लिगेंड कैसा है। लिगेंड आपका उदासीन हो सकता है, यानी आपका लिगेंड न्यूट्रल हो सकता है, या फिर लिगेंड कैसा होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। कौन सा कितना नेगेटिव चार्ज है उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर +-2 नेगेटिव चार्ज होता है, इंटू 3 कर दोगे और इस कॉम्प्लेक्स से ओवरऑल इसके ऊपर -3 चार्ज आ रहा था, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, प्लस के 3 आ जाएगी। तो IR के ऊपर आपका चार्ज कितना आ जाएगा, IR की आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, IR +3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समन्वय संख्या या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको आराम से अच्छे से ध्यान से पढ़ लो। क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, पूरी तरीके से समझाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आपके कवर हो जाएंगे। आपको पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। अब मान लो मैं आपके सामने किसी जनरल एक कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन करना चाहता हूं, तो मैंने लिख दिया ML4 और बड़ा वाला कॉम्प्लेक्स, ऊपर माइनस प्लस माइनस किसी भी x। ये क्या है आपका, किसी भी जनरल आपका कॉम्प्लेक्स है। M का मतलब क्या है, मेटल है या फिर धातु है। L का मतलब क्या है, लिगेंड है। क्या है दोस्तों आपका, लिगेंड है। लिगेंड को हिंदी में भी लिगेंड बोलते हैं। अब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स या फिर संकुल निर्माण कब होता है, जब कोई धातु होती है या जब कोई मेटल होगा, वो लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन लेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन लेंगे, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन लेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन लेंगे दोस्तों, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। जब सेंट्रल मेटल एटम या फिर कोई धातु परमाणु लेता है और उसके बीच में यदि बनने वाला बंध उपसहसंयोजक बंध होता है। बनने वाला बंध कैसा होना चाहिए दोस्तों, आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होना चाहिए या फिर उपसहसंयोजक बंध होना चाहिए। तो बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा, यानी उसके बॉन्ड बनने के बाद जो ओवरऑल यौगिक होगा, तो वो कैसा, वो क्या कहलाएगा, आपका संकुल कहलाएगा, या वो आपको क्या कहलाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो क्या होता है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, अब यहां पर ये बॉन्ड बनाने के लिए लोन पेयर देते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन बंध किसे कहते हैं। ये डेफिनेशन यदि आपके एग्जाम में कोई पूछ ले तो आपको क्या लिखना है कि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लिगेंड के द्वारा दोनों आवश्यक इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, जिससे बनने वाला जो बंध होता है उसे उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% आने की प्रोबेबिलिटी है। कौन कौन से दोनों क्वेश्चन, या तो आपको कौन से समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये पूछ लेंगे, या पूछेंगे कोऑर्डिनेशन बंध क्या होता है, इसके बारे में पूछ लेंगे। अब हमें बात मेन मुद्दे पर आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो मैंने यहां पर आपका 4 लगा दिया, मैं आपका 5 लगा दूं, 6 लगा दूं, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स, किसी भी संकुल निर्माण के अंदर कितने लिगेंड डायरेक्टली उससे जुड़े हुए हैं, उस लिगेंडों की संख्या आपकी क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है, आपकी समन्वय संख्या कहलाती है। क्या लिखोगे, किसी भी संकुल में केंद्रीय धातु आयन से सीधे लगे हुए या सीधे जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या क्या कहलाती है, समन्वय संख्या या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। यानी मैं आपके सामने लिख दूं Mn, आपके सामने मैं लिख दूं Mn H2O का होल 6 -2। दूसरा मैं आपके सामने लिख दूं PtCl का होल 4, ठीक है, ये +2। आई बात समझ। अब इसके अंदर इसकी PtCl का होल 4 बड़ा वाला कोष्टक प्लस माइनस कुछ भी 2 लिख दिया आपने, ठीक है। अब हमें ये प्लस माइनस से मतलब नहीं रखना, हमें सिर्फ यह किसके मतलब रख रहे हैं कि यहां पर यदि 4 है, यानी कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, यहां पर आपके लिगेंड जुड़े हुए हैं आपके दोस्तों 4, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी आपके दोस्तों 4। यहां पर आपके लिगेंड टोटल कितने जुड़े हुए दोस्तों 6, तो इसकी समन्वय संख्या या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी लैंथेनाइडों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं क्यों, वही क्वेश्चन याद करो दोस्तों। हमने जब हाफनियम का किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, हाफनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, तब हमने क्या किया था, उसके अंदर F के 14 इलेक्ट्रॉनों को फिल किया था। वापस उसी क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं और इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पर हमने क्या
बोला था दोस्तों, आपका 4f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन डाले थे, यानी मैं ये वाली पीरियोडिक टेबल आपको वहां पर लेके जाऊं और फिर इसको समझाने की कोशिश करता हूं। यानी आपका जो क्वेश्चन है वो मोस्टली इसके ऊपर डिपेंडेड है। आई बात समझ में? आपका एक्टिनाइड, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका सेकंड, लेंथेनाइड को आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? पीरियोडिक टेबल लेके आते हैं दोस्तों, आपकी पीरियोडिक टेबल लेके आते हैं। कहां गई रे? ठीक है, ये आ गई आपकी पीरियोडिक टेबल। ठीक है दोस्तों, अब आपको बोला है कि आपका जो लेंथेनाइड को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं क्यों। अब उससे पहले आप बताओ संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट कौन थे? ये वाले जितने भी है, कौन से दोस्तों? ये वाले, यहां से लेकर के यहां तक ये वाले सारे क्या है? संक्रमण तत्व है। क्या है दोस्तों? आपके संक्रमण तत्व है या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो लेंथेनाइड को आंतरिक या फिर इनर ट्रांजिशन मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों लेंथेनाइड जो होते हैं, लेंथेनाइड कहां पर होते हैं? इसके बीच में, यहां से बेरियम से स्टार्ट होकर आप ऑफ्नियम तक जाओगे, आपने एक इलेक्ट्रॉन को, आप क्या सोचोगे यहां पर सिर्फ क्या होना चाहिए था? यहां सिर्फ लेंथेनम होना चाहिए था, लेकिन लेंथेनम के साथ साथ में कितने हैं? 14 और एटम प्रेजेंट है। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है या फिर ये जो होते हैं ये किसके बीच में पाए जाते हैं? ये ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट के बीच में पाए जाते हैं। ये जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंटों के बीच में फिल किया जाता है। इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है? आंतरिक संक्रमण तत्व बोला जाता है। हमने फिर से देखा था ये कौन सी 3D, ये 4D, ये 5D। तो हमने क्या लिखा था? 5D, उसके बाद में 6s। अब उससे पहले हम क्या लिखते? n-2f, n-2f, n-1d और ns। इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे। तो हम हमेशा ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका? लेंथेनाइड का। तो n-2, तो n की वैल्यू क्या है? 6 है, तो n-2 कितना हो गया दोस्तों? आपका हो गया 4f। तो हम क्या कर रहे हैं? ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों किसका होता है? संक्रमण तत्वों का होता है या फिर ट्रांजिशन मेटल का होता है। अब इससे भी एक अंदर की तरफ हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे होते हैं, इसकी वजह से इसको आंतरिक संक्रमण तत्व या फिर इनर ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं या इनर ट्रांजिशन तत्व बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आदर्श इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, यानी आपका किसी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। आदर्श का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो जिसकी वजह से हम सारे जितने भी एक्टिनाइड्स है, यानी लेंथेनाइडों की तक बात कर रहे थे, ये एक्टिनाइड भी आ गया, इसको भी बुरा ना लगे इसलिए इसको भी लेके आ गए। अब एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। फिर से वही सीरीज, वही बातें याद रखो ताकि आप जल्दी याद रखो। ये कौन सी सीरीज है? 3D। ये कौन सी 3D है? सीरीज है 4D। ये कौन सी है? 5D। ये कौन सी होगी? 6D। आपका जो एक्टिनाइड होते हैं ये यहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर दोस्तों आपका क्या आएगा? 3D, 4D, 5D, 6D। क्या लिखोगे आप दोस्तों? 6D। 6D है तो S कौन सा आएगा दोस्तों? 7s। अब बात आती है F कौन सा आएगा दोस्तों? n-2, 7 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा? 5f। आई बात समझ? अब बात आता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से, इससे जस्ट पहले एक अक्रिय धातु कौन सी आती है? रेडॉन। तो Rn लिखा हुआ है, लिख दिया। क्या लिख दिया आपने? R, रेडॉन। अब बात आती है F में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6D में कितना आएगा और 7S में कितना आएगा। तो दोस्तों मैंने आपसे बोला है जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है तब हमेशा दिमाग में याद रखो कुछ न कुछ यहां पर लोचा है, तभी इसने पूछा है। जनरल या फिर एकदम सिंपल होता तो कतई नहीं पूछता। तो एक्सटर्नल ने पूछा है या फिर एग्जामिनर ने पूछा है तो बिल्कुल वो आपके दिमाग की परीक्षा ले रहा है कि इनको पता है या फिर नहीं। अब बात आती है आपके दिमाग में क्या आया होगा, जैसे इसका बहुत सिंपल होता है लेकिन फिर भी आप इसको याद रखेंगे। अब 5 इसके अंदर कितने भरने हैं दोस्तों, इसके अंदर हम कितने भरेंगे, इसका एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले इसके अंदर हम भरेंगे 0 से लेकर के 14। कितना लिखेंगे, 0 से लेकर के 14। यहां पर क्या लिखेंगे, 0 से लेकर के 2 और यहां पर कितना लिखेंगे दोस्तों आपका 2। अब इसमें अलग क्या था, आपको पता है कि हम यदि एक्टेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो एक्टेनॉइड का मतलब क्या हुआ, जो एफ ब्लॉक के हैं, ये दोनों कौन से ब्लॉक के हैं, एफ ब्लॉक के हैं। तो आप ये बोलोगे कि उसमें कम से कम एफ में एक इलेक्ट्रॉन तो जाना चाहिए तब हम उसको एफ ब्लॉक बोलेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आपका जो थोरियम होता है, थोरियम के अंदर जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है वो सीधा 6d2 हो जाता है, 6d2 हो जाता है। 6d
6d2 हो जाता है, लेकिन वो 6d1 नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता दोस्तों? क्योंकि ये दोनों की जो साइज होती है ना, 4f और 6d की जो एटॉम की साइज होगी या इसके ऑर्बिटल की जो साइज होती है वो दोनों सिमिलर हो जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉन या इसके अंदर ऊर्जाओं का इतना ज्यादा अंतर नहीं रहता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर उधर क्या होता है, मूवमेंट होता रहता है। इसकी वजह से इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है दोस्तों? 0 से 14, 0 से 2 और 2, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका रहने वाला किसका? एक्टिनाइड का। किसका रहने वाला दोस्तों? आपका एक्टिनाइड का। ये वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए था कि एक्टिनाइड है यानी एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, तो उसमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो रहना चाहिए था। लेकिन आप सर इसका आदर्श इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें आप 0 से 14 लिख रहे हो या 0 से 14 लिख रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसके जो ऑर्बिटल्स होंगे, एफ ऑर्बिटल, कौन से एफ ऑर्बिटल? 5f ऑर्बिटल और 6d ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के आकार और इन दोनों की ऊर्जाएं लगभग समान होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन हो इधर इधर मूवमेंट करता रहता है। इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं? 0 से 14, 0 से 14 किसके? 5f के, 6d के कितने? 0 से 2 और 7s के कितने हैं? आपके 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेल्फ आयोनाइजेशन। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। सेल्फ आयोनाइजेशन या फिर स्वतः आयनन की आपको क्या बोलनी है? आपको परिभाषा बतानी है। अब बात आती है आयनाइजेशन या फिर आयनीकरण क्या होता है। आप किसी भी नॉर्मल बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। कोई भी आपका अणु है, कोई भी आपका मॉलिक्यूल्स है, कोई भी आपका अणु है, वो जब चार्ज स्पेसीज में टूट जाता है, वो जब चार्ज स्पेसीज में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यानी आपके पास में NaOH, आपके पास में NaOH का घोल है, उसके बाद में Na यदि Na प्लस के फॉर्म में आ जाए और OH यदि OH माइनस के फॉर्म में आ जाए तो हम क्या बोलते हैं? इसका आयनों में टूट गए हैं तो इसका क्या बोलते हैं? आयनीकरण हो गया। अब बात आती है इसमें और दूसरे तरीके से बोले, यानी कोई भी जब मॉलिक्यूल्स होगा वो प्रोटॉन देगा। कोई भी मॉलिक्यूल से अणु है, वो यदि प्रोटॉन देता है या प्रोटॉन ग्रहण करता है, क्या करता है? या तो प्रोटॉन दे देगा या प्रोटॉन ग्रहण कर देगा, तो वो आयन का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा? आयन। अब यदि इसने प्रोटॉन को दिया है, क्या किया है? इसने प्रोटॉन को दिया है तो उसने क्या, कौन सा आयन फॉर्म किया? और प्रोटॉन को लिया है, उसके बाद में भी कौन सा आयन फॉर्म किया है, उसके आधार पर उसके ऊपर चार्ज जाते हैं। वैसे अब बात आती है जब वो प्रोटॉन को देगा या प्रोटॉन को लेगा तो आयन का फॉर्मेशन होगा, वहां पर भी आपका कौन सा होगा? आयोनाइजेशन होगा। क्या हुआ होगा? आपका आयनन होगा। लेकिन यहां पर आपको डेफिनेशन पूछी है स्वतः आयनन या फिर आपका सेल्फ आयोनाइजेशन क्या होता है। तो स्वतः आयनन या सेल्फ आयोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? आपके पास में किसी बीकर के अंदर, आपके पास में किसी बीकर के अंदर कोई भी सॉल्यूशन आपका भरा हुआ पड़ा है या फिर आपका कोई भी विलयन आपका पड़ा है, वो आपस में ही एसिड बेस रिएक्शन करे। कौन सी रिएक्शन? आपकी अम्लसार अभिक्रिया करे, और वो अपने ही कंपाउंड के साथ अम्लसार रिएक्शन करता रहता है, जिसकी वजह से वो क्या, कोई H+ देता है यानी प्रोटॉन देता है, दूसरा H+ लेता है। यानी हम नॉर्मल एग्जांपल ले वाटर का, यानी H2O, यानी पानी से भरा हुआ है तो उसके अंदर एक H2O का मॉलिक्यूल्स तो होगा नहीं, दूसरे बहुत सारे भी H2O के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं ना दोस्तों। तो यहां पर मान लो दूसरा H2O था, वो H+ और OH- के फॉर्म में होता है। H2O क्या होता है? H+ OH-। अब यदि ये H+ इसको देता है तो क्या किसका निर्माण हो गया? H3O पॉजिटिव। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका H3O पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया? ये एक आयन बन गया। क्या बन गया दोस्तों? एक आयन बन गया है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती रहती है उसको बोलते हैं स्वतः आयनन। क्या बोलते हैं? सेल्फ आयोनाइजेशन। क्या होता है दोस्तों? सेल्फ आयोनाइजेशन एक एसिड बेस रिएक्शन होती है जो बहुत ही तेज हो जाती है। अब एसिड बेस रिएक्शन का मतलब ये भी नहीं हुआ बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपका जो कंपाउंड होता है वो अपने ही मॉलिक्यूल्स, अपने ही अणुओं के साथ में क्या हो जाते रहते हैं, एक प्रोटॉन देता है, दूसरा प्रोटॉन लेता है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो होती हैं वो सारी क्या कहलाती है? आपकी सेल्फ आयोनाइजेशन या फिर स्वतः आयनन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देते हैं, विस्कोसिटी जो है आपकी, यानी विस्कासिता जो है आपकी, वो विलायक का व्यवहार कैसे बदल देती है। अब बात आती है विलायक क्या होता है, विलय क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है। अब एक बात बताओ, आपके पास में कोई बीकर है, हालांकि आपको पता है और होना भी चाहिए, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। विस्कोसिटी के आधार पर बताना है
अच्छा वाला सॉल्वेंट कौन सा होगा या फिर सबसे अच्छा विलायक कौन सा होगा। तो दोस्तों विलायक या फिर सॉल्वेंट के बारे में देखते हैं। तो विलायक क्या होता है? विलायक या फिर सॉल्वेंट वो होता है जो अपने अंदर किसी चीज को घोलता है। क्या करता है? विलायक वो होता है जो अपने अंदर किसी को घोलता है। विलेय वो होता है जो खुद घोलता है। उस बीकर के अंदर मान लो पानी भरा हुआ है दोस्तों, क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। अब इस पानी के ऊपर इस पानी के अंदर आपने NaCl यानी नमक डाल दिया है दोस्तों, तो आपका जो पानी होता है वो होता है आपका सॉल्वेंट या फिर विलायक। क्या होता है दोस्तों? सॉल्वेंट या फिर विलायक जो क्या कर रहा है? अपने अंदर घोल रहा है। किसको घोल रहा है? NaCl को घोल रहा है। तो ये क्या हो गया? सॉल्यूट या फिर विलेय होगा। क्या होगा? सॉल्यूट या फिर विलेय होगा। अब बात आती है जो ये विलायक है जो अपने अंदर किसी सब्सटेंस को घोल रहा है दोस्तों, तो इसका विस्कोसिटी के आधार पर क्या समझा जाता है, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विस्कोसिटी क्या होती है या फिर विस्कासिता क्या होती है? कोई भी पदार्थ, इसका सीधा सा मतलब आपका ये समझ लो कि कोई भी पदार्थ कितना गाढ़ा है, कितना गाढ़ा है, यानी आप उसको गिराते हो कितना जल्दी फैल जाता है, वो बहुत कम फैलता है तो उसकी विस्कोसिटी क्या है? ज्यादा है। यानी आप एक काम कीजिएगा, आप यदि आपके पास में घी है और घी ठसा हुआ है तो आप उसको नीचे की तरफ गिराओगे तो वो बहुत कम फैलेगा, लेकिन वही घी गर्म घी होगा तो बहुत तेजी से फैल जाएगा। तो गर्म घी की विस्कोसिटी क्या होती है आपकी दोस्तों? कम होती है, और गाढ़े घी की विस्कोसिटी आपकी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो जिस किसी भी सॉल्वेंट की, अब एक बात बताओ, कोई भी चीज आपके पास गाढ़ी है, उसके अंदर आप कुछ और मिक्स करना चाहोगे तो उसको मिक्स करना आसानी से मिक्स नहीं हो पाएगा, आसानी से मिक्स नहीं हो पाएगा। यहां पर आपके पास में कोई तरल पदार्थ है, बहुत ही ज्यादा आपका गाढ़ा नहीं है, आपके पास जैसे एक पानी में आपने कुछ मिक्स करो और एक दही में कुछ मिक्स करो, आप पानी में कोई भी चीज मिक्स कर रहे हो, पानी में आपने नमक डालोगे बहुत इजीली घुल जाएगा, यानी आप दही के अंदर यदि नमक डालोगे तो दही के अंदर नमक इजीली नहीं घुल पाएगा। वैसे ही क्या होगा, जिस किसी भी कंपाउंड की विस्कोसिटी या फिर विस्कासिता अधिक होगी, किसी भी कंपाउंड की या जिस किसी भी विलायक की, किसकी? कंपाउंड नहीं बोलेंगे, किसकी? विलायक या फिर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी प्रवृत्ति ये हो जाएगी, वो ज्यादा इजीली किसी भी कंपाउंड को अपने अंदर नहीं घोल पाएगी। क्या हो जाएगा दोस्तों? विस्कोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी तो दोस्तों आपका उसके अंदर घुलने की, उसके अंदर खुद के अंदर विलेय को घोलने की जो प्रवृत्ति होगी दोस्तों, वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। आई बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारात्मक विश्लेषण या फिर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। आपने प्रैक्टिकल किया होगा, आपने सिल्वर नाइट्रेट निकाला होगा या फिर बेरियम क्लोराइड निकाला होगा दोस्तों। तो आप क्या करते हो, आप किसी भी एक बीकर है, यानी आपका भारात्मक विश्लेषण का मतलब क्या हुआ, इसके सारे शब्द जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। भारात्मक मतलब आपके पास में कोई भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो और आपको कोई भी विलयन दे दिया है, आपको कोई भी एक विलयन दे दिया है, आपको कोई भी एक सॉल्यूशन दे दिया है, और इस सॉल्यूशन में मान लो आपका क्या है? सिल्वर है, मान लो आपका क्या है? सिल्वर है, और आपको बल दिया जाए कि इसमें कितना सिल्वर है आपको पता करना है। तो आप क्या करते हो, इसके अंदर एक्स्ट्रा में क्या डालते हो? कोई भी ऐसा एक रिएजेंट डालते हो जो रिएजेंट किसके साथ रिएक्शन करेगा दोस्तों? आपका सिल्वर के साथ रिएक्शन करेगा और सिल्वर के कणों की या सिल्वर के साथ रिएक्शन करके पीपीटी बना देगा दोस्तों। क्या बना देगा? आपका पीपीटी बना देगा या प्रेसिपिटेट बना देगा या अवक्षेप बना देगा। अब इस अवक्षेप को आप क्या कर सकते हो? सुखा करके, इसको अलग करके, इसको सुखा करके इसका वेट बता सकते हो या फिर आप इसका भार बता सकते हो। तो इस प्रकार का एनालिसिस होता है दोस्तों, या फिर इस प्रकार की जो व्याख्या होती है उसको बोलते हैं भारात्मक विश्लेषण। यानी भारात्मक विश्लेषण क्या हो गया? जिसके तहत हम किसी भी विलयन में उपस्थित उस विलेय कणों के अवयवों की भार की मात्रा को बता सकते हैं या उसके भार के बारे में बता सकते हैं। इस प्रकार का जो एनालिसिस होता है या इस प्रकार की जो व्याख्या होती है उसको क्या बोलते हैं? भारात्मक विश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आपका भारात्मक विश्लेषण बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है परिशुद्धता या फिर यथार्थता। डिफरेंस बताना है, यानी परिशुद्धता क्या होती है, यथार्थता क्या होती है, यानी आपकी एक्यूरेसी और प्रेसिशन में आपको क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। आप एक कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, इस दोनों की डेफिनेशन पढ़ने से पहले, आप इसके बीच में अंतर लिखने से पहले इस साइज को याद रखो। आप किसी भी प्रैक्टिकल को कर रहे थे, एक नॉर्मल सा हम प्रैक्टिकल लेते हैं, यानी मैंने क्या किया है, एक बीकर था, इस बीकर के अंदर, ठीक है, ये वाला क्या है? एक बीकर है,
इस बीकर के अंदर मैंने क्या कर दिया है दोस्तों, इस बीकर के अंदर मान लो आपने प्रैक्टिकल में बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट के रूप, बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड इस प्रकार के कंपाउंड पढ़ रखे। अब मैं यदि इसमें बोल दूं कि मैंने इसके अंदर 10 ml 10 ग्राम NaCl घोल दिया है। कितने ग्राम? 10 ग्राम NaCl घोल दिया है। अब आपको मैंने 10 ग्राम NaCl अलग अलग बीकर में घोल करके आपको दे दिया है और मैंने आपको बोला है इसका प्रैक्टिकल करके लिखो, यानी मैंने आपको 5 बीकर दिए है। प्रत्येक बीकर के अंदर आपका मैंने 100 ml पानी लिया है और उसके अंदर 10 ग्राम क्या डाल दिया? NaCl। पांचों बीकर के अंदर डाल दिया। आपने प्रैक्टिकल किया कौन सा? भारात्मक विश्लेषण या फिर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। आप कोई भी दूसरे प्रैक्टिकल है, दूसरे प्रैक्टिकल के हिसाब से देखेंगे। ये प्रैक्टिकल जो प्रयोग की वैल्यू या फिर प्रैक्टिकल की जो वैल्यू आती है उसके बारे में बताता है। आपके पांचों बीकर के अंदर कुछ इस प्रकार से आया। ये 5 प्रैक्टिकल आपने किए। अब मैंने आपको बोला, मैंने आपको बताया नहीं है मैंने बीकर में कितना डाला है, लेकिन मुझे पता है मैंने बीकर में 10 ग्राम NaCl डाला है और 500 बीकर में बराबर संख्या में या बराबर मात्रा में क्या डाला है? 10-10 ग्राम किसमें डाला है? NaCl डाला है। और बीकर जो है आपका उसमें 100 ml क्या था? पानी था। अब मैंने आपको बोला इसका भारात्मक विश्लेषण करके आओ। आपने इसका भारात्मक विश्लेषण किया, इसके ऊपर रिएजेंट डाला, NaCl की पीपीटी फिर से बनाई या फिर NaCl को कैसे भी करके इसको एक्सट्रैक्ट किया या NaCl को अलग किया इस सॉल्यूशन से, फिर उसको आपने तोला और इसको सुखा करके आप तोल के लेके आए कि सर हमें इसमें आपका या इस विलियन के अंदर आपका इतना नमक प्राप्त हुआ। तो दोस्तों क्या है, पहले प्रैक्टिकल में मान लो आपकी वैल्यू कितनी आई है? आपकी आई है 9.5 ग्राम। कितनी आई है? 9.5 ग्राम। दूसरे में आपकी वैल्यू कितनी आई है? 9.2 ग्राम। कितनी आई दोस्तों? आपका 9.2 ग्राम। तीसरे में कितनी आ गई दोस्तों? आपका 9.2 ग्राम। तीसरे में आपकी कितनी आ गई दोस्तों? 9.4 ग्राम। कितनी आ गई दोस्तों? 9.4 ग्राम। और 5वें बीकर से आपकी कितनी वैल्यू आ गई? आपकी 9.2 ग्राम। ये अलग अलग वैल्यू आती है। प्रैक्टिकल करते हैं तो एक दो संख्याओं का या पॉइंटों में अंतर तो रह ही जाएगा। इस प्रकार की यदि वैल्यू आती है तो इसमें से कौन सी वैल्यू आपकी एक्यूरेट है या फिर एक्यूरेंसी कौन सी वैल्यू में है और प्रिसिशन कौन सी वैल्यू है, या फिर आपकी परिशुद्ध वैल्यू कौन सी है और यथार्थ वैल्यू कौन सी है। अब यदि आपको पता है कि आपने कितने ml डाला है, आपने कितने ग्राम डाला है? 10 ग्राम डाला है। कितने ग्राम डाला है? 10 ग्राम डाला है। और आपके पास में एक रिजल्ट ऐसा आ रहा है जो 10 ग्राम से बहुत करीब है, यानी ये 9.2 है, ये 9.4 है, लेकिन ये कितना? 9.5 है। तो जो सबसे ज्यादा करीब होगा, किसके करीब होता है? ट्रू वैल्यू या फिर वास्तविक मान के। ये वास्तविक मान है, हमें पता है हमने 10 ग्राम डाला है, लेकिन वो प्रैक्टिकल से हमें एक वैल्यू ऐसी प्राप्त हुई है जो इसके बहुत ज्यादा नजदीक है। क्या है? बहुत ज्यादा नजदीक है। तो ये वैल्यू आपकी कहलाती है यथार्थ वैल्यू। कैसी कहलाती है दोस्तों? यथार्थ वैल्यू या फिर एक्यूरेसी। क्या कहलाती है दोस्तों? आपकी एक्यूरेसी। अब बात आता है परिशुद्धता या फिर प्रेसिशन का क्या मतलब होता है। आपने ये प्रैक्टिकल 5 बार परफॉर्म किया, एक वैल्यू ऐसी है जो बार बार रिपीट हुई है, एक वैल्यू ऐसी है जो बार बार आई है, तो कौन सी है? 9.2। कौन सी है दोस्तों? 9.2 है। ये वैल्यू बार बार आई है, तो ये वाली वैल्यू, ये वाला मान कैसा कहलाएगा आपका दोस्तों? प्रिसिशन कहलाएगा या फिर आपका परिशुद्ध कहलाएगा। कैसा कहलाएगा दोस्तों? आपका परिशुद्ध कहलाएगा। यानी एक्यूरेट या फिर यथार्थ मान कौन सा होता है? जो एक मूल मान या फिर एक ट्रू वैल्यू के बराबर या उसके आसपास में या उसके सबसे ज्यादा नजदीक जो होगा वो कैसा होगा दोस्तों? आपका एक्यूरेट वैल्यू होगी या फिर एक्यूरेंसी दर्शाएगा, या फिर उसको बोलते हम ये यथार्थता दर्शाता है। और दूसरी बात क्या आती है? आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो और एक वैल्यू ऐसी है जो बार बार उस प्रैक्टिकल का जो रिजल्ट है वो एक ही जैसी वैल्यू बार बार देता है, तो इस प्रकार की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो आपकी कैसी कहलाती है? आपकी प्रिसिशन या फिर परिशुद्धता कहलाती है। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन जो थे वो समझ में आए होंगे। नहीं आए हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हो। समझ में आए हैं तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आप वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब बहुत कम करते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उनका भी फायदा होगा। आप ये मत सोचना है कि मैं अकेला पढ़ के नंबर लेके आ जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो आपके अंदर कॉम्पिटिशन अच्छा होगा। वो आपको एक क्वेश्चन कहीं और एक्स्ट्रा ही बताएगा, टेंशन मत लेना। इसी भावना के साथ सबको भेजते रहो वीडियो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है 12th प्लस से कांटेक्ट करो, आपकी हमेशा हेल्प होगी। एग्जाम का इतनी ज़्यादा लोड लेने की वाली बात नहीं है, 12th प्लस का आपके साथ है। जो भी दिक्कत आती है आप एक बार कांटेक्ट करो, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक
थैंक यू सो मच।